हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2024, जिसमें गाइस आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकॉनमी का सेक्शन। तो गाइस, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पिछले पूरे 2 साल की वीडियोस विद करंट अफेयर्स विद ऑल स्टैटिक पोर्शन सब आपका प्लेलिस्ट में मेंशन है। प्लीज़ डू विजिट द पीएम पाठशाला चैनल, डू सब्सक्राइब एज वेल, शेयर विद योर अमंग योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, जो भी आपके साथ मौजूद हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जानकारी रखना चाहते हैं, उन सभी के लिए चैनल को इनविटेशन है कि वो खुले रूप में आ सकते हैं। दूसरा, हमारे साथ आप टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़िए सो दैट आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, हाईलाइटेड पीडीएफ्स, एमसीक्यूज, ये सब कुछ मिल पाए। गाइस, टॉपिक्स ज़्यादा हैं, इकॉनमी को थोड़ा स्लो मोशन में करेंगे सो दैट टॉपिक्स आपको समझ में आए। ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम जितना भी करें, हमारी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक्स पे बेस्ट तरीके से होती चली जाए। इकॉनमी सेक्शन में हम सबसे पहला टॉपिक जो आज करने वाले हैं उसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट्स। क्या होते हैं ट्रेड अग्रीमेंट्स, लार्ज क्यों कहा गया है, इनकी ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नीति आयोग के जो सीईओ थे, तो आपके लिए पहला ही सवाल है जो आपको कमेंट सेक्शन में करना है, हु इज़ द प्रेजेंट नीति आयोग सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के कौन है, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नीति आयोग जो सीईओ है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि इंडिया को ना लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट्स का पार्ट होना चाहिए, जैसे कि आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इन दोनों लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट्स का पार्ट इंडिया को होना चाहिए। क्यों कहा, कौन से ये अग्रीमेंट है, क्या इनका मकसद है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का जो इंडिया डेवलपमेंट अपडेट सजेस्टेड रिफॉर्म है, उन्होंने बोला है कि अगर आप ट्रेड को, कॉस्ट को रिड्यूस कर लो और ट्रेड बैरियर्स को कम कर लो और एफटीए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लो, तो वो आरसीईपी में आप अच्छे से कर पाओगे। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि ना जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कैसे अग्रीमेंट होते हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बेसिकली दो या दो से ज़्यादा जो कंट्रीज़ होती हैं, दो से ज़्यादा जो देश होते हैं, वो करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ना कुछ सर्टेन रूल्स बनाते हैं और ऑब्लिगेशंस बनाते हैं कि जो भी चीज़ें जो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड पे अफेक्ट करेंगी, वो सारा कुछ उसमें लिख देते हैं, सर्विसेज के लिए भी। फिर ये भी लिखा जाता है उसमें कि इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे दूसरे जो टॉपिक्स आते हैं जब भी ट्रेड हो रहा है, तो जो जो भी उसमें डायमेंशंस के अंदर जो जो भी चीज़ें आती हैं, वो सारा कुछ अग्रीमेंट पे लिख दिया जाता है। समझ आ गई बात। फिर ये कह रहा है कि ऑन द कंट्री, अगर आप दूसरी तरफ चलो तो जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, उसने नेगेट किया है क्या, वर्ल्ड बैंक का सजेशन फॉर इंडिया टू रिकंसिडर ज्वाइनिंग आरसीईपी। एक तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगर आप चाहते हो अपने ट्रेड कॉस्ट को कम करना, तो एफटीए जैसे आरसीईपी है वो इंडिया को साइन कर लेना चाहिए। दूसरी ओर जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, उसने बोला भाई वर्ल्ड बैंक का जो सजेशन है वो वर्ल्ड बैंक एक बार रिकंसिडर करे। समझ रहे हो कि सोचे विचार करें दोबारा, क्यों क्यों कहा जा रहा है इंडिया के लिए। अब आरसीईपी किस चिड़िया का नाम है, इसको समझते हैं। ये कैसा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ये समझने की ज़रूरत है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, और ये 10 आसियान मेंबर स्टेट्स हैं, आप सभी जानते हैं। फिर आसियान प्लस, कल ही हमने आसियान प्लस के बारे में बात की थी। आसियान प्लस में आप जानते हो एफटीए पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। आरसीईपी जब बनाया गया तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव हाई क्वालिटी म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो, इसलिए बनाया गया। तो आसियान प्लस इंडिया, एफटीएज में इंडिया और हांगकांग को रखा गया था। अब आरसीईपी में आपको पता है चाइना, साउथ कोरिया आसियान मेंबर्स हैं, ये सारी मेंबर्स हैं, तो ये सभी मेंबर्स को बेसिकली यहाँ पर डाला गया। अब आरसीए का जो आरसीईपी का नेगोशिएशन शुरू हुई, यानी जब इसकी बातचीत शुरू हुई, तो 2013 का समय था, उस समय सीएस करा गया और 2020 तक इस पर सिग्नेचर्स आ गए। अच्छा, इंडिया ने 2019 में ही हाथ जोड़ दिए कि भैया हमें मत डालो इसमें। क्या कारण थे उसके, बहुत सारे कारण थे, क्योंकि इंडिया को लग रहा था कि हम कैसे compete कर पाएंगे। फिर हमें अपने डेयरी सेक्टर को बहुत कंपटीशन फील कर रहा था, तो इंडिया को बहुत सारे, फिर इंडिया को ये भी लग रहा था कि चाइना की ये पॉलिसी है इंडिया को नीचा दिखाने की, बहुत सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड। तो इस वजह से इंडिया ने 2019 में ही अपने हाथ जोड़ दिया, नेगोशिएशन से बाहर आ गया। तो इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये।
बाय मेंबर जीडीपी, क्योंकि आप सोचो ना 30% वर्ल्ड की जीडीपी यहाँ पे कंट्री का दिखा रहे हैं, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 3rd नंबर पे सभी कंट्रीज को मिला के है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट एफटीए। ठीक है, तो ये है आरसीईपी। अच्छा, दूसरा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये भी एक एफटीए है जो कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है। यूके ऑफिशियली इसको 15 दिसंबर 2024 को ज्वाइन, आज हम देखो कर रहे हैं ना, तो ज्वाइन हुआ है या नहीं हुआ, एक बार आप चेक कर लेना। मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लिया है यूके ने, एक बार आप फिर भी इसको चेक कर लेना। तो सीपीटीपीपी ने 11.4% का आप सोचो जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं और 6.5% वर्ल्ड का पॉपुलेशन दिखाते हैं। अब यहीं पर ये कह रहा है किसी भी लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट में जाने से, इन्वॉल्व होने से फ़ायदा क्या होता है। हम उसी बात पर आते हैं कि जो नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने ये बात क्यों कही कि इंडिया को लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट्स का पार्ट हो जाना चाहिए। तो उसका सबसे पहला कारण है इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन, यानी इंक्लूजन होना है लार्ज ट्रेड ब्लॉक्स का। और ये पोटेंशली क्या करेगा, इंडिया की ये सप्लाई चेन को बहुत अच्छा कर देगा, ये इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को और अच्छा कर देगा। हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ को जो जो इनपुट चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं बाहर से, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो अपने बिजनेसेस को और अच्छा एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा फ़ायदा जो लार्ज ट्रेड अग्रीमेंट से होगा वो यह होगा कि बेनिफिट होगा हमारे एमएसएमई सेक्टर को, यानी जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो सेक्टर है उसको भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कहना जो रीजनल एफटीएज हैं उससे एमएसएमईज को बेनिफिट मिलेगा। 40% इंडिया के एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट क्योंकि वो करता है। तो जो ट्रेड ब्लॉक है वो एक वाइब्रेंट एक्सपोर्ट मार्केट की तरह काम करेगा, ताकि मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको पोटेंशियल उनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए भी बात की गई है। कह रहा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में कैसे फ़ायदा करेगा भारत को ये लास्ट ट्रेड अग्रीमेंट। कह रहा देखो जो टैरिफ्स होते हैं ना वो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। ऑफ इंडिया से आसियान कंट्रीज है तो इंडिया अब ना बेनिफिट ले सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है, इंडिया चाइना +1 स्ट्रैटेजी को कैपिटलाइज कर सकता है, डाइवर्सिफाई कर सकता है सप्लाई चेन को। अच्छा, इससे और ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि भारत देश में एफडीआई का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से नौकरियों की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जिससे जितने भी कारोबार कोई करना चाहते हैं तो वो कारोबार कर पाएंगे, यानी बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो जाएंगे। इंडिपेंडेंटली इवन अगर आप ज्वाइन करते हो आरसीईपी को, तो इंडिया की इकॉनमी ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक $60 बिलियन तक की पहुंच सकती है। तो यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा पैसा भी हमें वहाँ से मिल सकता है, हमें बहुत बड़ा इकॉनमी गेन भी वहाँ से मिल सकता है। ये हमारा इकोनॉमी का फ़ायदा हो गया। स्ट्रैटेजिक अगर हम उससे सोचते हैं तो स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस ये होगा कि ट्रेड ब्लॉक्स में इंक्लूड होने से बहुत ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ है, रीजनल ट्रेड वगैरह है, वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ट्रेड का लिबरलाइजेशन, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, ई कॉमर्स, ये हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आरसीईपी जो है वो बनाया गया है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के लाइन पर ही बना है, तो इंडिया को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए, है ना। फिर सीपीटीपीपी जो है वो इंडिया को, अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो इंडिया को इससे ये फ़ायदा होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन्स का इंगेजमेंट और बढ़ जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अब हमने यहीं पे एक शब्द पढ़ा चाइना +1 स्ट्रैटेजी, इसको भी समझते हैं ये होता क्या है। ये कहने का मतलब है कि आप चाहते हो कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंसी चाइना में जो बहुत इंक्रीज हो गई है वो ठीक बात थोड़ी ना होती है, मोनोपोली हो गई है चाइना की बहुत जगह जगह जा जा के। तो क्या इंडिया चाह रहा है, इंडिया चाह रहा है जो ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी हो तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। समझ रहे हो आप कि कोई चाइना की जगह भी तो कोई ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन हो जहाँ पर कंट्रीज जाके इन्वेस्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, तो भारत उस जगह को लेना चाहता है। ठीक है, इसलिए भी हमें ट्रेड जो है लास्ट ट्रेड अग्रीमेंट्स को साइन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कह रहा है कि इसी के साथ साथ हमें चैलेंजेस को भी बिल्कुल नहीं भूलना है। कह रहा कैसा चैलेंज, कह रहा सबसे पहला ही चैलेंज है ट्रेड का इम्बैलेंस। कह रहा कैसे, कह रहा आरसीईपी को डिस्प्रपोर्शनलिटी
स्क्यूड टूवर्ड चाइना मिला है। कह रहा कैसे, कह रहा क्या हुआ, कह रहा हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है भारत का चाइना के साथ बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है। बहुत ज़्यादा हमारा जो ट्रेड है, यानी कि हम इनसे खरीदते बहुत ज़्यादा हैं, बेचते कम हैं। समझ रहे हो, ट्रेड डेफिसिट कब आता है, जब आपके पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, इनकम आपकी उस फला कंट्री से, आपका ट्रेड बहुत कम हो रहा है आपका, मतलब एक्सपोर्ट आप वो कम कर पा रहे हो, इंपोर्ट आप बहुत ज़्यादा कर दे रहे हो, तो आपके पास 85 यूएस बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है। तो इतना बड़ा इम्बैलेंस है, आप इतना बड़ा सपना कैसे देख सकते हो कि आप ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन कैसे बन जाओगे। कह रहा और सुनो, आसियान के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है, विद चाइना ग्रू शार्पली। आसियान कंट्रीज का भी ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, और बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कह रहा 2020 से 2023 का डेटा उठाओ तो आसियान का भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है, 81.7 बिलियन से लेकर 135.6 बिलियन तक चला गया है। फिर कह रहा है मार्जिनल बेनिफिट्स की बात करें तो क्या, कह रहा है इंडिया ऑलरेडी हैज़ रोबस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स विथ 13 आउट ऑफ 15 RCEP मेंबर्स। इन्होंने न्यूजीलैंड को एक्सक्लूड कर दिया, चाइना को एक्सक्लूड कर दिया, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर कह रहा है डाइवर्जेंट अप्रोचेस, यानी जो ट्रेड अग्रीमेंट है उन्होंने डाइवर्ज कर दिया है विद इंडिया के अप्रोच इन एरियाज लाइक टैक्सेशन मेजर्स हैं, या इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट है, बाइंडिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रोविजंस हैं, ये सारे अग्रीमेंट्स को बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर दिया गया है। कह रहा बहुत जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस को इंक्लूड किया ही नहीं किया 2015 में, है ना, तो वो ट्रीटीज़ विटीज़ भी हमारी कुछ खास वर्क नहीं कर रही हैं, क्योंकि टैक्सेशन की प्रॉब्लम, कहीं बाइंडिंग हमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रोविजन करने पड़ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के आ जाते हैं। फिर स्ट्रिंजेंट कंपटीशन कम नहीं है। कह रहा आप सोचो रीजनल FTAs करने से जो चीप इंपोर्ट ईजियर हो जाएगा, टैरिफ रिडक्शन हो गया, लेकिन अनफेयर कंपटीशन का क्या करोगे। एग्जाम्पल जैसे है हमारा डेयरी इंडस्ट्री, ऑस्ट्रेलिया की डेयरी इंडस्ट्री के सामने कहीं नहीं टिक पाएगा। वहाँ के दूध पनीर खा लो और इंडिया के दूध पनीर खा लो, आपको ना जो फ़र्क नज़र आ जाएगा आप सोच भी नहीं पाओगे। इतना हम मिलावटी खाते हैं और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे आपका जरा सा एडल्ट्रेशन, तो आप कहाँ पर किस जगह कम्पीट करोगे, आपका इतना बुरा हाल है इस सेक्शन में। फिर कह रहा है कि हाइंडर इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस, कह रहे हैं जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं एग्रीमेंट के, वो आपकी डेवलपमेंट वैसे ही नहीं होने देंगे, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की एंड ऑल। तो प्रोविजन रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इसको कैसे करोगे आप बताओ। आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वो बड़ा बुरे हाल में है। आपकी लेबर की वर्किंग कंडीशंस बड़ी ख़राब है, उनको ठीक से पैसा नहीं देते हो आप, ठीक है, स्किल्स नहीं होती हैं उनके पास, एनवायरनमेंट के लिए आप कुछ करते नहीं हो, तो कहाँ से आप इतनी बड़ी बात को सोच रहे हो कि आप चाइना को एक ऑल्टरनेटिव बनाओगे। किसी दिन आप एक ऑल्टरनेटिव बनोगे और आपके पास भी लोग डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टिंग करने आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने आएंगे। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि लेकिन इतने निराश भी क्या होना, कुछ तो करो इस मामले में। तो कह रहा है रीविजिटिंग FTAs एंड डिलिबरेशन, बड़ी अच्छी बात कह रहा है। कह रहा है देखो सभी स्टेक होल्डर्स से मिलके थॉरो डिस्कशन एंड डिलिबरेशन पे आ जाओ आप, और जिस भी RCEP में भी जा रहे हो या CPTP में भी जा रहे हो ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले ही निकाल लो आप, कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान, उसका कितना फ़ायदा कैसे परसेंटेज पे जाएगा, वो सारा एक पेपर पेज पे बना के बैठ जाओ। फिर ट्रेड के कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव भी करो, यानी नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करना है, ट्रेड को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, इंडिया को कैसे ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ इंटीग्रेट होना है, उसमें कितना कंपटीशन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस सेक्टर में आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है, क्या चीज़ चाहिए जिससे वो इम्प्रूव हो, वो सब बैठ के लिखो, उस पर काम करो। और कॉन्टिन्यू नेगोशिएशंस भी करनी है ताकि फेवरेबल टर्म्स इन ट्रेड अग्रीमेंट चल पाएँ, और साथ ही साथ हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटाइज सबसे पहले करना है। यानी आत्मनिर्भर भारत के सपने को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, प्रायोरिटाइजेशन, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होता चला जा रहा है। तो कंक्लूडिंग लाइन में बोलता है कि इंडिया को ग्रोथ जो ट्रेजेक्ट्री है हैज़ बिन स्यू जेनरेसिस। अब इसका मतलब हम समझते हैं, कह रहा देखो पहले मैं इस वर्ड से समझाने से पहले मैं एक वर्ड आपको बता दूं। देखो कह रहा है कि जो ट्रेड होता है ना, आप सभी समझो, देखो बड़े ध्यान से समझो, एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जो ट्रेड होता है वो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन होता है ट्रेड।
समझ रहे हो आप, वहीं से इंटीग्रेशन है, वहीं बाइंडिंग टर्म्स है, सब कुछ है ना। तो उसका नेट बेनिफिट सारा आप कुछ पहले ही निकाल लो। अच्छा, स्यू जेनरिस का मतलब क्या होता है? स्यू जेनरिस का मतलब होता है ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी पर्सन और थिंग दैट इज यूनिक। मतलब हम कई बार ना किसी मान लो आर्टिस्ट को हम ना कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा ये ओरिजिनल आर्टिस्ट है, तो मैंने ऐसा कह दिया कि शी इज़ एन ओरिजिनल आर्टिस्ट, यानी बड़ा यूनिक किस्म का है। तो इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ट्रेड हमारा आपको पता है कि ग्रोथ देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देता है, इंटीग्रेशन कराता है, बाइंडिंग टर्म्स पे काम कराता है, लेकिन हम सबसे पहले ना अपना अरेंजमेंट ऐसे बनाएं, नेट बेनिफिट्स को काउंट करना शुरू करें। विश्व गुरु बनने का सपना है ना हमारा, या ग्लोबल पार कह लो, यही सपने के साथ चलो आप और लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज्वाइन करो। लेकिन 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 उससे पहले वो काम करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना है, रैशनल और प्रैग्मेटिक एनालिसिस के साथ जाना है। बिना तैयारी के जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आप सोच लो फिर क्या होता है ना। तो वो काम नहीं करना है, पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके आप आगे बढ़ो, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइज दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डीबीटी क्या है, कैसा होता है, इसके बारे में समझते हैं। कह रहा अभी ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, एक डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र अमाउंट टू वुमेन थ्रू वेरियस स्कीम्स के थ्रू, आप जानते हो महिलाओं को पैसा जाता है। कह रहा वो ना 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है मल्टीपल स्टेट्स को मिलाकर। कह रहा अगर आप 8 स्टेट्स को मिलाओ तो 2.11 लाख करोड़ अंडर वेरियस स्कीम्स वो गया है, डीबीटी के अंडर ट्रांसफ़र हुआ है, अमाउंटिंग टू अबाउट 3 to 11% रिस्पेक्टिव स्टेट रेवेन्यू का जो रेवेन्यू रिसीट होती है उसमें से आप समझो 3 से 11% गया है, पैसा निकाला है वहाँ से, और इतना वुमेंस को गया है पैसा। अच्छा, रिपोर्ट ने टाइटल किया जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना इस पूरी स्कीम्स का, जो हम ये वुमेन को पैसा देते हैं, इससे ना कंजम्पशन अच्छा हुआ है, इकोनॉमिक की स्पेंडिंग अच्छी हुई है उन फैमिलीज़ के द्वारा जो बहुत ही लो इनकम फैमिली ग्रुप थे। कह रहा है ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जहाँ पर ये रिपोर्ट मेंशन कर रही है। कह रहे आपकी जो ये वाली स्कीम है ना गृह लक्ष्मी, ये कर्नाटका की स्कीम है। इसमें जो फीमेल हेड ऑफ़ द फैमिली होती है उसको हर महीने 2,000 रुपये दिए जाते हैं। अब जो भी बच्चे स्कीम नहीं करके जाते हैं वो ज़रा करके जाएं। फिर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र की है, इसमें 1521 से 60 साल की महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है, उसमें 1250 पर महीने दिए जाते हैं। सुभद्रा योजना जो उड़ीसा की है उसमें 50,000 ओवर अ 5 पीरियड ऑफ एलिजिबल वुमेन को 21 से 60 साल की उम्र में दिया जाता है। अब हम ये समझते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है। डीबीटी डीबीटी आया 2013 में। ये क्या करने के लिए आया, कैसी रिफॉर्म है जो कैश सब्सिडी होती है ना उसको ट्रांसफ़र करता है ये अकाउंट में, ताकि लीकेज से बच पाए, फटाफट अकाउंट में पैसा आ जाए, कोई डिले ना हो फंड फ्लो का, है ना। तो डीबीटी इसलिए लॉन्च किया गया 2013 में ही। अच्छा, इसका सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? पीएम किसान द्वारा फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, पेंशन द्वारा ओल्ड एज या विडो को कर रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इनकाइंड सपोर्ट में हम पीडीएस में डाल देते हैं, पीएम पोषण के लिए स्कूल मील्स में हम इससे पैसा देते हैं। तो बहुत सारा हेल्प ये डीबीटी कर रहे हैं। अब मैकेनिज्म क्या होता है और इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक एक ना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम है, इंटरफेस है, जो सरकार को, बिजनेस स्टार्टअप्स वगैरह को हेल्प करती है, अलाउ करती है कि एक यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। तो आप समझो जो ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ओरिजिनली एक सेंट्रल प्लान स्कीम था जिसमें ना पूरी लिस्ट प्रिपेयर की गई, डिजिटल साइनिंग वगैरह सब कुछ किया गया, आधार कार्ड को जोड़ा गया, और जनधन, आपको याद होगा आप भी गए होगे कभी अपनी बैंक ब्रांच में आधार कार्ड जमा कराने के लिए कि आधार कार्ड लो, उससे सारा ट्रांसफ़र वगैरह आसानी हो जाती है। तो जनधन अकाउंट में क्या होता है, मोबाइल नंबर्स वगैरह होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना वो होता है। फिर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, पेमेंट बैंक्स हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ताकि फिनेंशियल इंक्लूजन और डिलीवरी हो सके फंड्स की। फिर यूपीआई इंटीग्रेशन के लिए भी अपनी इंटरऑपरेबिलिटी को एक्सपेंड करना, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को सब्सिडी देना, बेनिफिट देना, उसके लिए बहुत अच्छा ये होता गया सिस्टम। आप जानते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कितना अच्छा है, आप किसी भी तरह की फटाफट पेमेंट करते हो अब, है ना। बहुत ज़्यादा आपको एनईएफटी सब पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब डीबीटी इकोसिस्टम ने इंडिया के सोशल वेलफेयर को बहुत 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 ट्रांसफॉर्म किया है। कह रहा सबसे पहला काम किया इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स का। कह रहा 2016 के बाद से लगा लो, जब से डीबीटी डिलीवर हुआ है,
450 स्कीम टू 900 मिलियन पीपल्स को इतना फ़ायदा किया है इसने, मतलब आप सोचो 60% वेलफेयर सब्सिडी लोगों तक पहुंच रही है। और कोविड में तो ये ना रामबाण इलाज था, कोई भी एसेंशियल रिलीफ देना है लॉकडाउन में, आप समझो पीएम किसान, एमजी नरेगा, सब इसी से तो गया है। आप सोचो स्टेट्स ने 9,217 करोड़ पैसा बेनिफिशियरी तक पहुंचाया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 53.13 मतलब 53.13 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं। 67% रूरल सेमी अर्बन एरिया में थे, 56% वुमेन उसको ओन करती थी। फिर ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, कोई लीकेज नहीं है, सीधा जो बेनिफिशियरी है, जो सही व्यक्ति है, उसको पैसा पहुंच रहा है, जिसको मिलना चाहिए पैसा उसको मिल रहा है। फिर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा पड़ा। कह रहा है जो सोशल मोबिलिटी थी, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैनुअल स्कैवेंजर जो होते थे उनको पैसा मिलने लगा। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली फर्टिलाइजर्स के लिए, वुमेन के स्कीम्स के लिए, वुमेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ने लगी, इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो गए। IMF ने प्रेस किया इंडिया के DBT स्कीम को एज अ लॉजिस्टिकल मार्वल। वुमेन को, एल्डरली वुमेन, सब फार्मर्स को मदद मिली। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया जो ये सक्सेस है ना, टारगेटिंग कैश ट्रांसफ़र, 85% रूरल एरियाज़ में, 69% रूरल अर्बन हाउस होल्ड्स को बहुत ही ज़्यादा मदद किया है। अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स हैं और क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं, ये भी चेक करना होगा हमें। तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को मिल रहा है। अब इससे दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि जो पुअर लोग होते थे ना, मतलब समझो गरीबी है जहाँ पर, वहाँ पर प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स के पास जाना अब उनका बंद हो गया, क्योंकि बेसिक सर्विसेज का पैसा उनके अकाउंट्स में आने लग गया। फिर टेम्प्रेरी सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म फिक्सेस के लिए भी बड़ा अच्छा होने लग गया। फिर लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है। अच्छा ये देखो, एक नुकसान भी मिला, हेलो नजिंग द पुअर टूवर्ड्स प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स कैसे है, सॉरी, कैश ट्रांसफर्स ने ना शिफ्ट कर दिया बर्डन ऑफ बेसिक सर्विसेज ऑन टू पुअर हु आर अनेबल टू अफोर्ड प्राइवेट ऑप्शंस। क्योंकि अभी आपको ना कैश नहीं मिलेगा, आपको समझ रहे हो, पैसा अकाउंट में आ रहा है, तो आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये रहेगा, अकाउंट नहीं खुला हुआ है, ठीक है ना, नजिंग द पुअर टूवर्ड्स प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि फिर अभी आपके पास कैश नहीं आ रहा है, बैंक में सीधा पैसा जा रहा है। फिर टेम्प्रेरी सोल्यूशन में कह रहा है कि कैश ट्रांसफ़र ना एक शॉर्ट टर्म फिक्स तो कर देगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल पॉवर्टी होती है, जो इनइक्वालिटी है, उसको कब तक आप छुपाओगे अपनी, समझ रहे हो, मतलब देखो शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफ़िल करना आधा काम करने जैसा है ना यार। फिर लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी कह रहे जो ऐसे जोग्राफिकल एरिया हैं जहाँ बैंक की सुविधाएं नहीं है, बहुत ही रिमोट और रूरल एरिया हैं जहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कैसे करोगे आप। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी की प्रॉब्लम, कह रहा जो सिग्निफिकेंट पोर्शन पॉपुलेशन का है रूरल एरिया में स्पेशली, अब वहाँ पर ना इतने देखो लोगों को ना डर भी लगता है, घबराहट होती है, उनको लगता है कि बैंक से अकाउंट से पैसा निकल जाएगा अगर हमने पैसा निकाला, फिर उनको ऑपरेट नहीं करने आता है बैंक के कार्ड वर्ड, फिर वो बैंक की लाइनों में लगेंगे, फिर उनको वो झंझट लगेगी। तो ये सबसे बचने के लिए फिर बैंक में स्लिप भरो, वो सब आता नहीं है, आप समझ रहे हो, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात होती है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, इंक्लूजन करना, एक्सक्लूसिव एरर, कह रहा आप 2022 में देखो 6.65 लाख, 6.5 लाख फार्मर्स का पीएम किसान स्कीम बेनिफिट नहीं मिल पाया क्योंकि उनका KYC नॉर्म अपडेट ही नहीं था। अब क्या करोगे, फिर ट्रांजैक्शन फेल हो जाए मान लो, फिर अब जो टेनेंट फार्मर्स हैं उनको कैसे करोगे आप, उनको कैसे इंक्लूड करोगे आप। पुअर कम्युनिकेशन है बैंक और गवर्नमेंट एजेंसीज का, रिड्रेसल मैकेनिज्म इतना फास्ट हमारे बैंक्स में, सरकारी बैंक में तो वैसे ही भूल जाओ आप, मिलेगा ही नहीं। तो फिर इतना ना देखो, इतना बहुत ऐसा नहीं है कि सभी इस्तेमाल कर पाएँ। तो वे फॉरवर्ड में आप समझो रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। DBT आप जो 2.0 लाए, जिसमें आपने कवरेज को बढ़ाया, सिटीजन फ्रेंडली करा। DBT 3.0 में आपने नेशनल लेवल सोशल रजिस्ट्री बनाया, कर्नाटका का कुटुंब ये सब काम कर रहा है। तो ये कर रहे हो, अच्छा बात है, लेकिन टारगेटेड आउटरीच को और बढ़ाना है। जैसे इनफॉर्मल वर्कर है, उसके पास फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो क्या उसको काम ही नहीं दो, उसको कैसे रजिस्टर करना है वो भी सोचना होगा। डिजिटल लिटरेसी को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंगल विंडो और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, एक रियल टाइम फीडबैक बेनिफिशरीज को मिलता चला जाए। और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है हमें इंडिया की लीडरशिप, ग्लोबल नॉर्थ में भी और ग्लोबल साउथ में भी।
ताकि हमारी पॉवर्टी जैसी समस्या, हमारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्या दूर होती चली जाए। क्योंकि जब तक ये दूर नहीं होगी, हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या हम फिनेंशियल जो इंक्लूजन करना चाहते हैं, हम सभी को चाहते हैं कि सभी बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ें, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। उस सपने को पूरा करने से पहले आपको सबसे पहले देखना है कि पॉवर्टी को कैसे दूर करें, कैसे हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हो कि वो सभी जगह पर सेवाएं उपलब्ध करा पाए और चीज़ों को ऐसा बना पाए जो सभी इस्तेमाल कर पाएँ और सभी के लिए सोचना है। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।